हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड का इतिहास, झारखंड इतिहास के अंतर्गत झारखंड का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, झारखंड मेडिवल हिस्ट्री। इस टॉपिक से जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जितने सारे सवाल बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड मेडिवल हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के कौन से जिले में है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टांगीनाथ का मंदिर जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। तो सही आंसर है गुमला, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें गुमला जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना जो है 1983 में हुई, गुमला जिले की स्थापना। और रामगढ़ में कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका मंदिर। रामगढ़ में कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में है। और हजारीबाग में एक मेला लगता है, इसका नाम क्या है? नरसिंह स्थान मेला। अगला है, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो टांगीनाथ मंदिर गुमला में है, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है? यह जो है पूर्व मध्यकाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है कौन से स्थान पे है? यह जो है राजरप्पा में है। और राजरप्पा कहाँ पे है? राजरप्पा जो है रामगढ़ जिले में आता है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है? राजरप्पा में। और जो एक शक्तिपीठ है, और यह किस नदी के किनारे है? दामोदर और भैरवी के संगम पर स्थित है, यह भी माइंड में रखिएगा। अगला है, राजरप्पा झारखंड के किस जिले में है? तो इसे बता चुके हैं, रामगढ़ जिले में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो महामाया मंदिर किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो महामाया मंदिर जो है हापामुनि गांव में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और किस काल में से संबंध है? तो महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो वह काल कौन सा है? पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव राज्य के किस जिले में है? तो हापामुनि गांव किसके लिए फेमस है? महामाया मंदिर के लिए, जिसका संबंध पूर्व मध्यकाल से है। और जो झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड के गुमला जिले में है। और गुमला जिले में ही टांगीनाथ मंदिर है। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगघट राय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कब करवाया गया था? तो गंगघट राय द्वारा हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण 1908 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, राजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस काल से है? तो छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस काल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। आपसे पूछे राजरप्पा में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है ये किस देवी या देवता को समर्पित है? तो काली देवी को समर्पित है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन में। तो इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। और इटखोरी कहाँ पे है? इटखोरी जो है झारखंड के चतरा जिले में है। और इटखोरी में ही माँ भद्रकाली मंदिर है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला सवाल इसी से था, तो माँ भद्रकाली की मूर्ति झारखंड के किस स्थान पे है? तो इटखोरी चतरा में है। अगला है, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था? तो किसके शासन काल में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया था, जो चतरा जिले के इटखोरी नामक स्थान पर स्थित है? तो पाल काल का। तो इटखोरी का मंदिर किस काल से संबंधित है? तो पाल काल से संबंधित है। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नादिया जिले। नादिया कहां पे है? नादिया जो है पश्चिम बंगाल में है। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? तो कौन सी शताब्दी में? 13वीं सदी में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तो बख्तियार खिलजी के
नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक था? तब 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के नादिया पर आक्रमण किया, तो बंगाल में उस समय सेन वंश का शासन चल रहा था। लेकिन सेन वंश का कौन सा शासक था? तो वह शासक थे लक्ष्मण सेन। ऑप्शन बी रखी माइंड में रखिएगा, लक्ष्मण सेन। अगला है, गुलाम वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 4 कथन दिया गया है गुलाम वंश के संबंध में। तो गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम से सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई, यह कथन सही है। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासन काल में इसके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा, यह भी सही है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी शासक हरिकर्ण का शासन था, यह भी सही है। यानी उपरिक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो सीधा सवाल है, इल्तुतमिश और बलबन के समकालीन झारखंड का नागवंशी शासक कौन था? वह थे हरिकर्ण, ऑप्शन बी है। और भीमकर्ण नागवंश का ऐसा शासक था जिन्होंने राय के जगह अपने सरनेम में कर्ण जोड़ना शुरू किया था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मल्लिक को झारखंड में नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? तो छज्जू मल्लिक किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। उनको झारखंड में नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने के लिए कब भेजा गया था? 1310 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते हुए झारखंड से होकर गुजरा था? तो कौन सा सेनापति था? तो दक्षिण भारत, अलाउद्दीन का सेनापति जो है दक्षिण भारत विजय में काम किया था, वह मलिक काफूर था, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वेणुकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगांव का शासक नियुक्त किया था, यह बिल्कुल सही है। तुगलक काल के सिपाह सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरे के हवाले कर दिया था, यह भी सही है। ऊपरी दोनों कथन सत्य है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सातगांव का शासक नियुक्त किया था, यह बिल्कुल सही है। और बी भी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा कौन थे? तो तुगलक वंश के शासन के दौरान नागवंश के राजा कौन था? उसमें राजा जो थे हरिकर्ण से। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? नागवंश। और कौन थे? गंगघट राय, ये भी माइंड में रखिएगा। हापामुनी गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो महामाया मंदिर गुमला में जो स्थित है, इसमें विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सियानाथ, ऑप्शन बी इसका सही है। महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? तो महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? तो इसके प्रथम पुरोहित थे हरिनाथ, ऑप्शन ए सही है। गंगघट राय का धार्मिक गुरु कौन था? तो गंगघट राय जिन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था, उनके धार्मिक गुरु कौन थे? तो इनके धार्मिक गुरु हरिनाथ थे, जो एक मराठा ब्राह्मण थे। अगला है, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? तो लोधी वंश के शासन के दौरान किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? तो हो जाएगा हरिकर्ण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाकी प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण ने लोधी वंश के शासन के दौरान झारखंड में शासन किया था। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? उड़ीसा के कौन से वंश के राजा ने झारखंड पर आक्रमण किया था? गजपति वंश ने, ऑप्शन बी सही है।
ओडिशा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? तो वह शासक कौन थे? कपिलेंद्र गजपति, जो गजपति वंश के शासक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो कौन वंश के सुल्तान थे, उसके शासन काल में झारखंड उन सब सुल्तानों के प्रभाव से मुक्त रहा? तो वह सुल्तान थे लोधी वंश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो लोधी वंश के शासन काल में जो लोधी वंश के शासक थे, इनके शासकों का प्रभाव झारखंड के क्षेत्र पर नहीं पड़ा था। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंशी शासक थे? तो लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंशी शासक कौन थे? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, यानी कि उपर्युक्त तीनों। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण लिया था? साहिबगंज क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड में साहिबगंज में शरण लिया था? तो हुसैन शाह सरकी। देखे अगला है, निम्न में किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? यह है आदिल शाह द्वितीय। तो ऑप्शन सी। तो आदिल शाह द्वितीय ने झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी। शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो शेरशाह के द्वारा झारखंड के कौन सा क्षेत्र का उपयोग बंगाल अभियान में किया गया था, के दौरान किया गया था? वह राजमहल क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही है। शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो शेरशाह के सेनापति कौन है? ख्वास खां, जिन्होंने चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। तो वह चेरो शासक थे महारथ चेरो। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्के के प्रचलन में तेजी आई। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। उनमें प्रमुख थे राजमहल क्षेत्र। ये भी सही है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने के का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना। तो शेरशाह के सेनापति जो थे ख्वास खां, उन्होंने महारथ चेरो पर आक्रमण किया और श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था। तो मुगल अफगान संघर्ष जिस समय चल रहा था उस दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? बुरकुंडा तक आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जुन्नैद करानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है। तो वह रामपुर क्षेत्र जो वर्तमान में है रामगढ़ क्षेत्र है। ऑप्शन सी सही है। यहीं पे मुगल और जुनैद करानी के बीच युद्ध हुआ था। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण क्या था? तो अकबर जो थे नागवंशी शासक की राजधानी जो खुखरा थे, इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। उसका मुख्य रीजन क्या था? तो इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय करना प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो अकबर द्वारा झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु किसको भेजा गया था? शहबाज खां। ऑप्शन डी इसका सही है। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? तो कौन उस समय 1585 में कौन नागवंशी शासक था? मधुकरण शाह। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो मुगलों के समय ही झारखंड, मुगल में ही अकबर के समय हो जाएगा इसका। अकबर के समय झारखंड जो है प्रत्यक्ष रूप से मुगलों के संपर्क में आया था और अकबर ने झारखंड को सबसे पहले अपना करदाता प्रदेश बनाया मुगल में। ऑप्शन ए सही है।
1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो 1589 ईस्वी में अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार किसको बनाया था? मान सिंह को। ऑप्शन बी सही है। और मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र को अपना एक राजधानी भी बनाई थी। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया? तो कौन थे? भागवत राय। 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान पर बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? तो मानसिंह द्वारा 1592 में बिहार और बंगाल की राजधानी झारखंड के किस स्थान पर बनाया गया था? तो राजमहल क्षेत्र में। ऑप्शन 20 का सही है। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था? तो वह सिंहभूम के कौन राजा थे? रंजीत सिंह। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो वह थे मानसिंह थे। ऑप्शन ए। 1590-91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के पारा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था? तो वह थे मानसिंह ही थे। ऑप्शन सी सही है। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? तो आईने अकबरी के अनुसार 6 व चंपा जो हजारीबाग जिले में है उनकी मालगुजारी कितने निर्धारित किया गया था? 15,500 रुपये। ऑप्शन सी सही है। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार एक खां अलामा से संबोधित किया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो जमींदार एक खां अलामा, इसका अर्थ जो है हीरे के खान का मालिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? किससे किया गया है? अकबर तुजुक ए जहांगीरी से। ऑप्शन डी सही है। तो तुजुक ए जहांगीरी में लिखा गया है कि शंख नदी से हीरे प्राप्त किया जाता था। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? तो खोखरा विजय को जहांगीर के द्वारा कब भेजा गया था? 1615 ईस्वी में। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन चेरो राजा कौन थे? अनंत राय। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो मुगल राज्यपाल कौन थे झारखंड में? इब्राहिम खां। ऑप्शन डी सही है। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा शाह की उपाधि मिला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शाह की उपाधि मिला था। और दुर्जन साल को हीरों का पारखी माना जाता था। और दुर्जन साल ने अपनी राजधानी जो है कहां बनाया था? तोयसा को। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कैद करके रखा गया था। ऑप्शन सी सही है। कौन से नागवंशी राजा को हीरो का पारखी माना जाता है? तो हीरो का पारखी दुर्जन साल। ऑप्शन डी इसका सही है। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था? तो कौन थे? जफर खां। ऑप्शन डी। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त प्रमुख सूबेदार फात जंग की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? तो फात जंग की उपाधि जहांगीर के शासनकाल में किस सूबेदार को मिला था? वह सूबेदार थे इब्राहिम खां। ऑप्शन डी सही है इसका। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे को सही पहचान करने के दौरान दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? जब दुर्जन साल मुगलों के कैद में था उस समय एक हीरे को लेकर विवाद हुआ था, तो दुर्जन साल ने हीरे की सही पहचान की थी। उसके बाद इसे मुगल कैद से मुक्त कर दिया, उसको राज भी लौटा दिया गया था और साथ ही उसको
शाह की उपाधि भी दिया गया था। ऑप्शन 20 का सही है। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो सालाना कितना देना स्वीकार किया था? 6,000 रुपये। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक कौन था? तो उस समय चेरवंशी शासक कौन था? अनंत राय। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो दिल्ली लाने का आदेश किसको दिया गया था? मुगल काफिले को लूटने के जुर्म में सबल राय के द्वारा, और वहां पे शेर से लड़ता हुआ निहत्था मारा गया था दिल्ली में। अगला है, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगल द्वारा दिल्ली में शहर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? वह थे सबल राय। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? तो खुर्रम ने कौन से मुगल सूबेदार को मारा और राजमहल पर अधिकार किया था? इब्राहिम खां। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो बनाया था राजमहल को। शाहजहां के शासनकाल के दौरान पलामू का शासक कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान पलामू का शासक कौन था? प्रताप राय। 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था? तो कौन थे? अब्दुल्ला खां। ऑप्शन सी सही है इसका। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? तो कौन सा सूबेदार को भेजा था? शाइस्ता खां। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर दिया था? तो शाइस्ता खां द्वारा पलामू पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 1641 में। ऑप्शन सी सही है। 1643 में 1643 में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करने हेतु पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई करने हेतु आदेश दिया था? तो पलामू के राजा पर 1643 में शाहजहां द्वारा कार्रवाई करने का आदेश मिला था। कारण क्या था? वे टैक्स से मुकर गए थे देने से। तो इसका कौन थे? इतिकद खां। ऑप्शन बी सही है। इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया? तो कितना मनसब प्रदान किया गया था? 1,000 मनसब। ऑप्शन सी सही है। 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा, ये तो इतिकद खां, ये तो देख चुके, रिपीटेड है। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब का मनसबदारी प्रदान किया गया? तो इसको मिला था 2,000 का मनसब। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? तो मुगलों का टकसाल कहां पे था? राजमहल में। ये माइंड में रखिएगा। 77 में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका प्रीवियस देख लीजिए। प्रताप राय को 1,000 का मनसब मिला था, लेकिन जो इसको संधि के लिए जिसने जबरदस्ती किया था उसका नाम है जबरदस्त खां। इसको मुगल द्वारा 2,000 की मनसब का संधि मनसबदारी प्रदान किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब का समकालीन था? तो औरंगजेब का समकालीन कौन सा नागवंशी राजा था? रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया? तो एक फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर है, जिन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि रघुनाथ शाह के राज पर मुगलों ने एक बार आक्रमण किया था। ऑप्शन ए सही है इसका। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके
पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है। तो उसमें मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब थे। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो मेदिनी राय पर आक्रमण किस मुगल सूबेदार के नेतृत्व में हुआ था? दाऊद खान। ऑप्शन 20 का सही है। कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले औरंगजेब के समय कुंडा का शासक कौन था? चून राय। ऑप्शन बी सही है। इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चून राय की हत्या कर दी? तो चून राय की हत्या सुरवर राय द्वारा किया गया और मेदिनी राय ने इसको उस्काया था। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? तो वह औरंगा नदी है। ऑप्शन सी सही है। मुगलों के युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय निम्न में से किस स्थान पर शरण लिया था? जब औरंगा नदी के किनारे मेदिनी राय औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय हार गए थे, उसके बाद मेदिनी राय ने कहां पे शरण लिया था? सरगुजा में। ऑप्शन ए सही है। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो पलामू का फौजदार दाऊद खान द्वारा किसको नियुक्त किया गया था? मनकली खां। ऑप्शन डी सही है। दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? कहां पे स्थापित किया था? दाऊदनगर में। ऑप्शन सी सही है। दाऊद खान के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपये इनाम स्वरूप दिया था? तो दाऊद खान को पलामू अभियान के विजय पर कितने इनाम मिला था औरंगजेब की तरफ से? 50,000। ऑप्शन ए सही है। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान रामगढ़ का राजा दिखपाल सिंह थे। ऑप्शन ए सही है। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? तो दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम से स्थानांतरित क्यों किया था? बादाम सूखाग्रस्त था। बादाम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर स्थित था। यह सही है। ऑप्शन बी केवल सही है इसमें। अगला है, रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादाम से हटाकर अपनी राजधानी को कहां ले गया था? तो दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर कहां ले गया था? रामगढ़ ले गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बादाम को अपनी राजधानी किसने बनाया था रामगढ़ की शासक ने? हेमंत सिंह ने। हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम बनाया था और दलेल सिंह ने अपनी राजधानी रामगढ़ बनाया। कुंडा राज की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? तो कुंडा राज की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी थे राम सिंह, उन्हीं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा राज्य अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? वह राज्य थे खड़गड़िया राज्य। जो खड़गड़िया राज्य वर्तमान में बात करें तो खड़गड़िया कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में पड़ेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और खड़गड़िया राज्य की स्थापना किसने किया था? हंसराज देव ने, जो एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे। तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो केंदी जो है वर्तमान में झारखंड की चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय जो है शेरशाह को दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? तो मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहने वाला क्षेत्र जो है धनबाद क्षेत्र था। ऑप्शन डी सही है। तो धनबाद क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों का जिक्र नहीं मिलता है। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। इसके संबंध में एक अन्य नाम प्रमुख है, कोकरा या तो खोखरा के नाम से मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही है। किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नष्ट कर दिया था? तो दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नष्ट करने वाले चेरो राजा कौन थे? मेदिनी राय। और मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दिया जाता है।
निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? तो वह राजशासक कौन थे? मेदिनी राय थे। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो न्यासी राजा की संज्ञा कौन से चेरो राजा को मिलता है? मेदिनी राय को। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चेरो शासन का स्वर्ण युग कौन से चेरो राजा के शासनकाल को कहा जाता है? मेदिनी राय। पाल शासकों के समय के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की एक शाखा का विस्तार हुआ। तो पाल शासक के समय झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सा शाखा का विस्तार हुआ था? व्रजयान शाखा। ऑप्शन डी सही है। ओडिशा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था? तो झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय थे, लेकिन 12वीं सदी में झारखंड का राजा उड़ीसा के किस शासक ने घोषित किया था? नरसिंह देव द्वितीय। तो ये थे मिडिवल हिस्ट्री से झारखंड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब आने वाले वीडियो में कुछ अन्य सवालों के साथ दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पुराने वीडियो देखें।